हेलो बच्चों। आज हम मेरा नाम जीवन पुलाया है। मैं आपको कक्षा 12वीं का जो विलेन वाला पार्ट है, विलेन वाला चैप्टर है, सॉल्यूशन वाला चैप्टर, उसके बारे में कुछ मुख्य मुख्य बातें बताना चाह रहा हूँ। उसको ध्यानपूर्वक समझें। और केमिस्ट्री ऐसा विषय है कि उसको समझना बहुत ज़रूरी है। रटना इतना ज़रूरी नहीं है। अगर हम रटेंगे तो हम विषय को कुछ समय तक याद रख पाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद वापस उसको भूल जाएंगे। इसलिए जितनी बात आप समझेंगे वो आपको स्थायी रूप से याद रहेगी, और जो भी आपकी कंपटीशन परीक्षाएं होगी उसके लिए भी वो महत्वपूर्ण रहेगी। साथ ही आपका जो वर्तमान में जो सिलेबस चल रहा है 12th का, उसके लिए भी वो उपयोगी रहेगी। और बोर्ड की परीक्षा में भी आपको अच्छे नंबर लाएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपसे कि आप अच्छी तैयारी करें, अच्छी पढ़ाई करें और ध्यानपूर्वक पढ़ें, और अच्छा रिजल्ट बनाएं और अच्छी उन्नति करें। साथ ही कंपटीशन की परीक्षा की भी साथ में तैयारी करें। इसलिए मैं आपको विलियन के बारे में कुछ चीज़ें बताना चाह रहा हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पहला पार्ट आपका 12th में है विलियन। विलियन सॉल्यूशन। देखो, विलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? आपका विलियन कहलाता है। विलियन कहलाता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो मिश्रण है, समांगी मिश्रण, उसको बोलते हैं विलियन। यहां देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण आपका शब्द है, समांगी। ये क्या होता है? मान लिया जाए आपने एक पात्र लिया है, एक पात्र लिया, और इस पात्र में आपने जल भर लिया। मान लिया जाए 1 लीटर आपने जल ले लिया। कितना जल लिया? 1000 ml या 1 लीटर। 1 लीटर जल, और आपने इसमें कुछ विलेय डाल दिया, प्लस इसमें क्या डाल दिया? विलय। और विलय के रूप में क्या डाल दिया आपने? NaCl डाल दिया। तो ये क्या होता है? NaCl जल में घुल जाता है, और घुलने के बाद में जितना भी हमने जल लिया है उसके पूरे भाग में वितरित हो जाता है। अर्थात इसके प्रत्येक भाग में इसका जो संगठन होगा वो समान रहेगा। अर्थात विलयन क्या होता है? प्रत्येक पूरे जल के अंदर वितरित हो जाता है। इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। अगर ये एक जगह यहाँ लगा रहता है या एक जगह यहाँ इकट्ठा हो जाता है तो उसको समांगी नहीं बोलते हैं। अर्थात इसको जैसे ही जल में डालेंगे विलय को, तो ये पूरा क्या होगा? इसके अंदर घुल जाएगा। इसको बोलते हैं समांगी विलयन। तो दो या दो से अधिक पदार्थ, दो कौन सा हो गया? अब यहाँ पे जल हो गया, H2O धन NaCl, इनका समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? जल कहलाता है, सॉरी विलयन कहलाता है। ये जल के अंदर समान रूप से इसमें वितरित हो जाता है। इसको बोलते हैं हम समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण को हम विलयन कहेंगे। अब विलयन के कितने घटक होते हैं? इसमें 2 घटक होते हैं। विलयन, विलयन में 2 घटक होते हैं। एक होता है आपका विलायक, और दूसरा होता है विलेय। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, दोनों घटक मिलकर के विलयन बनाते हैं। इसकी जो मात्रा होती है वो अधिक होती है विलयन के अंदर। विलयन में विलायक अधिक मात्रा में होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि यह अपने अंदर किसी भी विलय को घोलने की क्षमता रखता है।
किसी पदार्थ को या विलेय बोल सकते हैं अपन, यहां पर विलेय को घोलने की क्षमता रखता है। इसी प्रकार यहां पे हम विलेय की पढ़ेंगे तो विलेय क्या होगा, विलयन में कम मात्रा में होता है। विलेय क्या होता है, विलेय में कम मात्रा में होता है। विलयन के अंदर, विलयन में कम मात्रा में होता है। इसी प्रकार इसमें क्या होता है, घुलने की क्षमता होती है। विलेय में विलायक के अंदर घुलने की क्षमता होती है। सिंपल सी बात है, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी का आपको अर्थ बता दिया है कि समांगी मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी विलयन में यदि हम उसको अध्ययन करेंगे तो पूरे विलयन में, चाहे 1 लीटर विलयन से आप 100 ग्राम ले लीजिए, 50 ग्राम ले लीजिए, तो उसका जो टेस्ट रहेगा नमक का, मान लो नमक उसमें डाल दिया तो वो बराबर आपको रहेगा। अर्थात उसमें विलय होता है, वो पूर्ण रूप से उसका वितरण हो जाता है पूरे विलायक के अंदर या विलयन के अंदर। तो ये इसको बोलते हैं समांगी। ये थोड़ा ध्यान रखना समांगी का। अब यहाँ क्या होता है कि विलयन के दो घटक होते हैं, घटक ए और घटक बी। घटक ए को क्या बोलते हैं अपन, विलायक, अर्थात विलयन के अंदर जो अधिक मात्रा में होगा, जिसमें घोलने की क्षमता होगी और वो जिस रूप में रहेगा। मान लिया जाए एक और इसका विशेष लक्षण है, जैसे विलायक जिस रूप में है और विलयन बनने के बाद भी जिस रूप में रहेगा, जिस उसकी भौतिक अवस्था रहेगी, उसी को हम विलायक बोलते हैं। अर्थात ध्यान रखना कि विलायक यदि रहता है तो उसकी भौतिक अवस्था जिस रूप में रहेगी, वह जब उसको विलयन में चेंज करेंगे, उसमें कोई विलेय डाल देंगे, फिर भी वो अपनी भौतिक अवस्था को नहीं बदलेगा, उसी को हम बोलते हैं विलायक। ठीक है। लेकिन यहाँ विलेय की भौतिक अवस्था जैसे बदल जाती है कि बड़े कण होते हैं, छोटे अणु बदल जाते हैं, तो इस तरह से ये कम मात्रा में होगा और इसमें घुलने की क्षमता होगी और ये इतना अदृश्य टाइप हो जाएंगे। एक और आप याद रखना कि जब किसी भी विलेय को हम घोलते हैं तो विलेय का जो कणों का आकार होता है कितना होता है, 10⁻⁻7 से लेकर के 10⁻⁸ सेंटीमीटर तक होता है। ये थोड़ा फिक्स याद रखना आप कि जब किसी भी विलेय को हम विलायक में डालते हैं और घोलते हैं तो कितने उसका आकार हो जाता है, कितना सूक्ष्म हो जाता है, वो उसका आकार हो जाता है 10⁻⁷ से लेकर के 10⁻8 सेंटीमीटर तक। ये फिक्स रखना ये मान। ठीक है। तो ये आ गया आपका विलयन सॉल्यूशन वाला पार्ट अभी चालू हुआ है। इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ना है। आपको क्या क्या पढ़ना है बता देता हूं मैं। विलयन के बारे में पूरा पार्ट आपको पढ़ना है और उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं क्या क्या पढ़ना है थोड़ा देख लीजिए। विलयन के बारे में पढ़ लिया है। इसमें सबसे पहले आता है विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। इसका जो आधार होता है, इसका जो बेस होता है इसके क्लासिफिकेशन के लिए, वो दो रूप से होता है। एक होता है इसकी फिजिकल स्टेट, अर्थात भौतिक अवस्था के आधार पर हम इसको वर्गीकरण करते हैं, विलयन का वर्गीकरण करते हैं। और एक होता है सांद्रता, कंसंट्रेशन के आधार पर हम विलयन को वर्गीकृत करते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन और ठोस विलयन। फिर तीनों प्रकार के जो विलयन है वो वापस पुनः 3 प्रकार में बदल जाते हैं। इस प्रकार से जो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है पूरा विलयन 9 प्रकार का होता है। ठीक इसी प्रकार सांद्रता के आधार पर जो विलयन का प्रकार पढ़ेंगे तो सांद्र विलयन होता है, तनु विलयन होता है, संतप्त विलयन होता है, असंतप्त विलयन होता है और अतिसंतप्त विलयन होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ विलयन के प्रकार आ जाएंगे। इसके बाद आपको जो ज्यादातर महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है द्रवीय विलयन, क्योंकि द्रवीय विलयन बहुत ज्यादा मात्रा में अपना दैनिक जीवन में उपयोग होता है। इसलिए हम द्रवीय विलयन के बारे में पढ़ेंगे कि द्रवीय विलयन के अंदर जो विलायक होता है द्रव अवस्था में होगा
और उसके अंदर जो विलय होगा वो गैस रूप में भी हो सकता है, ठोस रूप में भी हो सकता है और द्रव रूप में भी हो सकता है। अब यह विलयन के प्रकार हो गया। फिर यहाँ पे हेनरी का नियम पढ़ेंगे। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम क्या होता है कि जब किसी द्रव में कोई गैस मिलाते हैं तो कितनी मात्रा में घुलेगी उसके उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। उसके संबंध में हेनरी ने एक नियम दिया था जिसको हम हेनरी का नियम कहते हैं कि किसी भी गैस में सॉरी किसी भी द्रव में गैस की कितनी मात्रा घुली होगी वह गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है, अर्थात जितना प्रेशर रहेगा गैस का विलयन के अंदर उतना ही वो उसके अंदर घुलेगी गैस। तीसरा इसमें पढ़ना है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम। फिर आपको यहां पढ़ना है आपको राउल्ट के नियम के बारे में पढ़ना है। राउल्ट का नियम के बारे में यहाँ अध्ययन करेंगे, इसका व्युत्पत्ति देखेंगे और इसके बाद में पढ़ना हमको अणु संख्यक गुणधर्म। विलयन के अणु संख्यक गुणधर्म। अणु संख्यक गुणधर्म का मतलब ये होता है कि विलयन कितने अणु है, कितने कण है, उनकी कणों की संख्या के ऊपर उसके कुछ भौतिक गुण निर्धारित करते हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे, जिसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है कि विलयन के अंदर अणु की संख्या कितनी है या कणों की संख्या कितनी है विलय की, उसके आधार पर विलयन के गुणधर्म निर्धारित होते हैं, उसको बोलते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। अब ये हो गया, 4 प्रकार के आपके पाठ्यक्रम में दिए हैं। पहला होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, और चौथा होता है परासरण दाब। इनको बोलते हैं क्योंकि वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन किस पे निर्धारित करता है, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार पर। क्वथनांक उन्नयन भी किसके ऊपर निर्भर करता है कि विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार पर। हिमांक में अवनमन भी जो किस पे निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार पर। इसी प्रकार परासरण दाब भी किसके ऊपर निर्भर करता है, विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या के आधार पर। तो यहां पर ये पढ़ेंगे। इसके बाद वांटाप घटक होता है, वांटाप घटक, इनके बारे में हमें अध्ययन करना है और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी होगा, वो न्यूमेरिकल भी हमें समझना है फार्मूला के आधार पर। वो न्यूमेरिकल 12th की कक्षा में भी परीक्षा में आ सकता है। साथ ही आपको एनसीईआरटी के लिए भी, सॉरी आपके जो नीट के लिए है, नीट और जेईई के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अब एनसीईआरटी में भी कुछ न्यूमेरिकल वो भी हम हल करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को भी, और आदर्श किताब में जो दिया है, दूसरी किताबों में दिया है, उनको भी हम अध्ययन करेंगे। हम इतना अध्ययन करेंगे कि ये इस पार्ट में से जो भी नीट में आएगा वो आपको इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। ये मेरा आपसे वादा करता हूं कि जो आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपको एनसीईआरटी में जो भी दिए हैं वो भी हम हल करेंगे, अन्य दूसरे किताबों में दिए वो भी हल करेंगे, और आपको एक अच्छी सा एक रणनीति तैयार करेंगे कि आप नीट में अच्छा सा स्कोर प्राप्त कर सके। अब देखिए, हम सबसे पहले पढ़ेंगे विलयन का प्रकार, टाइप ऑफ विलयन। टाइप ऑफ विलयन जो होता है, विलयन के प्रकार, विलयन का या वर्गीकरण कह सकते हैं इसको, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। 2 इसके आधार होते हैं। सबसे पहला आधार होता है इसकी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। इसका अर्थ ये होता है कि विलयन की किस तरह से भौतिक अवस्था होती है, उसका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है, मतलब भौतिक अवस्था के आधार पर, तो उसको बोलते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर
यहाँ सबसे पहले लिखेंगे विलायक। क्या लिखेंगे? एक चार्ट बनाते हैं अपन। विलायक, यहां लिखेंगे विलय, यहां क्रमांक डाल दें, यहां डाल दें विलय, यहां डाल दें विलियन का, विलियन की भौतिक अवस्था, विलियन की भौतिक अवस्था क्या रही, और यहां उदाहरण लिखेंगे इसका। उदाहरण, देखिए ध्यान से थोड़ा सा। सबसे पहले क्या ले रहे हैं अपन? क्रमांक 1 विलायक। विलायक कौन सा ले लें अपन? गैस, गैस, गैस और गैस, तीनों विलायक ले लें। और यहां ले लें गैस, द्रव और ठोस। तो गैस यहाँ विलायक है। अभी आपको बताया गया था कि गैस विलायक जिस अवस्था में रहेगा उसकी जो जो उसका भौतिक स्टेट भौतिक अवस्था रहेगी, तो वो मान लो गैस रूप में है, तो यहाँ पर भी किस रूप में रहेगा? वो गैसीय अवस्था रहेगा। तो विलयन का भी जो अवस्था कैसी रहेगी? गैसीय रूप में रहेगी। गैसीय अवस्था, गैसीय विलयन कह सकते हैं इसको, गैसीय विलयन। अर्थात विलयन के अंदर गैस की मात्रा अधिक है और उसकी अवस्था कैसी है? गैस रूप में, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं? गैसीय विलयन कह सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए आप, यहाँ गैस और द्रव में है, लेकिन विलायक कौन सा है? गैस रूप में है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा? ये गैसीय विलयन। ये भी कैसा रहेगा? गैसीय विलयन। अब यहाँ देखिए आप कि गैस में गैस का विलयन मतलब क्या हो गया? विभिन्न गैसों का मिश्रण भी हो सकता है, विभिन्न गैसों का मिश्रण। साथ ही एक उदाहरण और है वायु। मतलब इसमें एक गैस, दो गैस, तीन गैस आपस में यदि मिश्रित हो जाती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गैस का गैस में विलयन बोलेंगे, और विभिन्न गैसों का मिश्रण उदाहरण होगा वो। वायु भी क्या है? नाइट्रोजन गैस घुली रहती है उसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस घुली रहती है, ऑक्सीजन गैस रहती होती है, और इसके बाद में अन्य गैसें भी होती है, तो उसको बोलेंगे हम गैसीय विलयन। अब गैस में द्रव का विलयन, मतलब यहाँ गैसीय विलयन कहलाएगा ये, क्योंकि हमारा विलायक कुछ अवस्था में है, गैस रूप में है, तो विलयन का प्रकार क्या कहलाएगा? गैसीय रूप में। इसी प्रकार इसका जो उदाहरण रहेगा वो होता है वायु में उपस्थित जल वाष्प। ये जल वाष्प लिखे थे, जल वाष्प। इसके बाद में गैस और ठोस, और भी कुछ उदाहरण है गैस में ठोस का। तो इसमें लिख दें हम वायु में उपस्थित धूल के कण, ये। अब तीसरा जो उदाहरण है इसका, विलयन का दूसरा प्रकार जो है, इसको एक और भी उदाहरण ले सकते हैं कि जैसे कपूर, आपने नाम सुना होगा। कपूर को यदि जलाते हैं, कपूर जो वाष्पित होता है तो कणों के रूप में होता है। कपूर का वायु के साथ मिश्रण, ये भी इसका उदाहरण होता है। कपूर के जो कण रहेंगे वो किस रूप में होंगे? कपूर एक जैसे वायुमंडल बड़ा है तो वायु की मात्रा अधिक होती है, तो ये गैस रूप में रहेगा, और ठोस रूप में क्या रहेगा? कपूर को जलाएंगे तो वो ठोस रूप में रहेगा, विलय रूप में रहेगा। और किसके अंदर विलय? कपूर का वायु के साथ मिश्रण, मतलब वायु के साथ मिश्रण है, ये वायु में मिश्रण है, ऐसा लिख सकते हैं। कपूर का वायु में मिश्रण, अगला है नंबर 2। यहां वापस लेंगे, अब गैस गैस वाला खत्म हो गया है, अब हम कौन सा लेंगे? द्रव द्रव वाला। ये द्रव और
द्रव। अब यहाँ वापस इसी तरह से लेना, गैस, द्रव और ठोस। और इसके बाद में देखो द्रव में गैस का मिश्रण। अब यहाँ विलायक कौन सा है? द्रव है। यहाँ विलायक कौन सा है? द्रव है। यहाँ भी विलायक कौन सा? द्रव है। तो हमारे जो विलायक द्रव है, तो ये विलयन की भौतिक अवस्था क्या रहेगी? द्रव विलयन रहेगी। ये भी द्रव विलयन रहेगी और ये भी द्रव विलयन रहेगी। अब द्रव में गैस का, तो इसमें देखें कि H2O पानी के साथ, पानी में O2 का घुलना, O2 की उपस्थिति, ये पानी में O2 का मिश्रण। जैसे कि नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, तालाबों में पानी रहता है, तो उसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन घुली होती है। ऑक्सीजन घुली होती है तभी तो जलचर जीवित रहते हैं। यदि ऑक्सीजन नहीं घुली होती है तो जलचर जीवित रहते हैं क्या? कोई भी प्राणी संसार में बिना ऑक्सीजन के जीवित नहीं रह सकता है। कुछ अपवाद हैं इसके, लेकिन वो है बहुत ही कम। लेकिन समस्त प्राणी क्या होता है, सभी को जीवित रहने के लिए, श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। चाहे वो जलचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे नभचर हो, या वायु में रहने पक्षी वर्ग हो, चाहे किसी भी वर्ग का प्राणी हो, स्तनधारी हो, रेप्टाइल्स हो, एम्फीबियन हो, या पक्षी वर्ग में हो, एविज वर्ग का हो, किसी भी वर्ग का प्राणी है, तो सभी को जीवित रहने के लिए काय की आवश्यकता होती है? O2 की। और हम कैसे, जो स्थल है, स्थल पर रहने वाले या पक्षी वर्ग है जो वायुमंडल में घूमते फिरते रहते हैं, तो ये कहां से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं? वायुमंडल से। लेकिन जो पानी में रहते हैं, पानी में, अब वो पानी में तो ऐसा तो नहीं है कि कोई उनके मुंह में नली लगी हुई है या कोई ऐसा सिलेंडर लगा है, पीछे सिलेंडर बांध दिया मछली के पीछे, ऐसा तो कोई लगा नहीं है। लेकिन वो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेंगे? तो ऑक्सीजन कहां से ग्रहण करेंगे? जो पानी में घुली ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे। तो एक प्रकार का जो मिक्सचर है वो कैसा है? द्रव में गैस का मिक्सचर। तो पानी में ऑक्सीजन घुली होती है, ये वाला है। अब यहां थोड़ा देखना है कि आपने कुछ कोल्ड ड्रिंक भी देखी होगी। कोल्ड ड्रिंक्स, अब जब उसके अंदर CO2 घुली होती है, तो जैसे अपन ढक्कन खोलेंगे तो एकदम से वो क्या होगी? झटके के साथ बाहर निकलेगी, क्योंकि जो उसके अंदर जो गैसें घुली होती है उसको एक प्रेशर चाहिए, जिसको हम आंशिक दाब बोलते हैं, उसका पार्शियल प्रेशर बोलते हैं गैसों का। तो जितना प्रेशर अधिक रहेगा उतने उस गैस मतलब गैस वो पानी के अंदर घुली रहेगी, और जैसे ही प्रेशर कम होगा वापस वो पानी में से बाहर निकल जाएगी। यह टेम्परेचर के ऊपर भी निर्भर करता है। जब हम पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपको, अलग अलग इसके वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ज्यादातर यही वाला पढ़ना है। कौन सा? द्रव्य विलयन। तो द्रव्य विलयन कैसे बनता है? द्रव में गैस कैसे घुलती है? यहाँ हेनरी का नियम लागू होता है। इसी प्रकार द्रव का द्रव में और द्रव का ठोस में। तो हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे आगे, लेकिन यहाँ थोड़ा संक्षेप में समझ रहे हैं कि मान लिया जाए गैस है, तो जितना प्रेशर रहेगा उसके ऊपर उतना ही वो घुलेगी, और प्रेशर कम होता जाएगा तो द्रव के अंदर गैस नहीं घुलेगी, अलग हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पानी के अंदर O2 का मिश्रण होता है, वो दाब के ऊपर निर्भर करता है, वो ताप के ऊपर भी निर्भर करता है। जैसे कि मान लो गर्मी के दिनों में वातावरण का ताप कैसा होता है? बढ़ जाता है। तो ताप बढ़ने के कारण क्या होती है? गैसों की जो घुलनशीलता है पानी के अंदर, सोलिबिलिटी है, वो कम हो जाएगी, तो वो वातावरण में मुक्त हो जाती है। तो इसके ऊपर अपन बाद में बात करेंगे। पहले इसको उदाहरण दो। अब द्रव का द्रव में विलयन। अब यहाँ देख लीजिए, पानी प्लस एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल क्या होता है? जैसे बहुत सारे पानी के साथ में एथिल एल्कोहल भी एक मिक्सचर बना देते हैं। तो यहाँ दो द्रवों का होता, दोनों की अवस्था कैसी होती है? द्रव द्रव की। अब यहाँ विलायक भी आपका द्रव है और विलय भी कैसा है? द्रव है। तो यहाँ जो विलयन का प्रकार होगा वो भी कैसा रहेगा? द्रव रहेगा, क्योंकि विलयन की जो भौतिक अवस्था किस पे निर्भर कर रही है? पहले बताया था आपको, विलायक की भौतिक अवस्था के ऊपर। यदि विलायक ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम विलायक बोलेंगे, कोई पदार्थ यदि ज्यादा मात्रा में, तो विलयन के अंदर विलायक बोलेंगे, और जिस रूप में रहेगा उसी रूप में विलयन की भी भौतिक अवस्था रहेगी। अब यहाँ देखिए, ये हो गया। इसके अलावा द्रव में ठोस का विलयन, तो इसका उदाहरण जो होगा पानी के अंदर एक तो NaCl भी घोल सकते हैं, तो ये भी उसका उदाहरण रहेगा, या शुगर भी घोल सकते हैं, C12H22O11 भी घोल सकते हैं, तो ये भी क्या रहेगा? इसका एक उदाहरण रहेगा कि इसके अणु बहुत छोटे हो जाएंगे। पहले मान लिया नमक इतना बड़ा ढेला डाल दिया, उसके अंदर इतना बड़ा टुकड़ा डाल दिया आपने नमक का,
है ना। तो आपको आंखों से दिखता है वो, लेकिन जैसे पानी में डालेंगे तो उसके आयन जो रहेंगे वो टूट जाएंगे, और कितने छोटे छोटे हो जाएंगे, वो बहुत अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे, इसके अणु टूट जाएंगे, अणु टूट जाएगी, आयनों टूट जाएगा। तो इनका जो आकार होता है, यहाँ पे अभी मैं आपको बताया था, तो कितना आकार हो जाता है इसमें ठोस का, ये ठोस है, ये विलय कौन सा है, ठोस है, ये भी ठोस है, ये भी ठोस रूप में रहता है, लेकिन पानी के अंदर भी वो ठोस रूप में रहेगा, लेकिन उसमें अंतर क्या आता है, सिर्फ उसके आकार में परिवर्तन आ जाए, आकार अत्यंत कम हो जाता है उसका। तो आकार कितना हो जाएगा, 10 की घात -7 से लेकर 10 की घात -8 सेंटीमीटर तक हो जाता है। इतना सूक्ष्म आकार हो जाता है जो हम आंखों से उसको देख नहीं सकते हैं। परमाणु का ठोस अवस्था तो ये पानी के अंदर इसकी रहती है। कैसा लिया अपन उदाहरण, पानी प्लस NaCl, या पानी प्लस ये जल प्लस C12H22O11, ठीक है। अब तीसरी जो अवस्था रहेगी, तीसरा जो हमारा प्रकार रहेगा विलयन का, ये होता है अब यहाँ गैस गैस लिए हैं, द्रव द्रव, यहाँ क्या ले लें अपन, ठोस ठोस, ठोस ठोस और ठोस। अब देखो यहाँ क्या लेंगे, वही गैस, द्रव और ठोस, ठीक है। अब देखो इसका उदाहरण, ठोस और गैस का, तो यहाँ पे अब क्या प्रकार रहेगा इसका, गैसीय ठोस, ठोस विलयन, ठोस विलयन, ये भी ठोस विलयन रहेगा, ये भी ठोस विलयन रहेगा, और ये भी ठोस विलयन रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो विलायक कौन सा है, ठोस रूप में है। तो यहाँ देखिए आप, इसका उदाहरण ठोस का गैस में, मतलब पैलेडियम धातु पर पैलेडियम धातु पर H2 का अधिशोषण। अब ठोस का द्रव में, यहां देखिए ठोस किस रूप में, सोडियम Hg का, Hg क्या है, एक धातु है, मरकरी बोलते हैं जिसका, इसका परमाणु क्रमांक 80 होता है, ये मरकरी का Hg का, ये पारा भी बोलते हैं इसको, का सोडियम, ये ठोस रूप में है, सोडियम के साथ जो मिश्रण बोले हैं उसको अमलगम बोलते हैं, अमलगम। ये अब इसका देखो ठोस का ठोस में, तो इसका उदाहरण होगा मिश्र धातु, मिश्र धातु, इसका उदाहरण हो गया पीतल हो गया, जर्मन सिल्वर हो गई, आदि आदि बहुत सारे हैं। तो ये देखिए आप, भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार का विलयन हो गया, 3 प्रकार का, गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोस विलयन। गैसीय विलयन वापस कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के, गैस में गैस का विलयन, गैस में द्रव का विलयन, गैस में ठोस का विलयन। अब ये इसका उदाहरण देखिए आप, इसी प्रकार से यहाँ पे द्रव्य विलयन में आपका विलायक कौन सा, द्रव अवस्था में रहेगा, ठोस अवस्था में ठोस रूप में रहेगा, और गैस अवस्था में गैसीय रूप में रहेगा। आपका एक कंसेप्ट ये क्लियर रखना है कि जो विलायक होता है, विलायक जिस अवस्था में रहेगा वह विलयन बनने के बाद भी उसी अवस्था में रहेगा, उसको बोलते हैं हमारा विलायक। अब यहाँ इनकी प्रकृति, इनकी भौतिक अवस्था कुछ चेंज हो जाएगी। देखिए गैस का गैस में ये कम मात्रा में रहेगा, रहेगा तो वही उसकी अवस्था, यहाँ पे भी गैस में, यहाँ पे भी गैस भौतिक अवस्था सेम है उसकी, लेकिन वो कम मात्रा में रहेगा। तो जो अधिक मात्रा में है उसको हम विलायक, और जो कम मात्रा में उसको हम विलय। जिसमें घुलने की क्षमता होती है वह विलायक, और इसमें घुलने की क्षमता होती है वो विलय। इसी प्रकार से जिसकी भौतिक अवस्था अधिक मात्रा में है, जिस पदार्थ की भौतिक अवस्था जैसे द्रव है और वो अधिक मात्रा में विलायक रूप में है, तो विलयन में भी वो उसी रूप में रहेगा। तो ये इसका भौतिक वर्गीकरण हो गया है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, इसका वर्गीकरण का आधार, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन, अर्थात उसकी सांद्रता क्या है, सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण पढ़ेंगे। सांद्रता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट्रेशन,
अब देखो सांद्रता किसकी रहती है, यहाँ पर विलेय की मानी जाती है। सांद्रता किसकी मानी जाती है, विलेय की मानी जाती है। मान लिया जाए सांद्रता के आधार पर हम देखेंगे इसको, तो ये कितने प्रकार का होगा, देखिए आप, पहला होता है तनु विलयन। सांद्रता समझिए पहले, सांद्रता क्या होती है, किसी भी विलायक के किसी भी विलायक में के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलेंगे, सांद्रता कहेंगे। तो यहाँ पे सांद्रता विलेय की मात्रा होती है और उसमें जिसमें विलाय का एक निश्चित मान होता है। तो यहाँ पे होता है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा होता है सांद्र विलयन, एक होता है संतृप्त विलयन, एक होता है असंतृप्त विलयन, एक होता है अति संतृप्त विलयन। अब यहां देखिए थोड़ा सा, जो तनु विलयन होता है, मान लीजिए एक पात्र है, इसमें आपने जल लिया 100 ml और दूसरे पात्र में भी आपने जल लिया 100 ml। सौ ml जल है दोनों पात्र में। अब यहां आपने घोल दिया 50 ग्राम शक्कर C12H22O11 और यहां आपने घोल दिया 5 ग्राम शक्कर, 5 ग्राम, 50 ग्राम और यहाँ 5 ग्राम C12H22O11। अब यहाँ देखो किसी उसका आयतन तो निश्चित है विलायक का, कि 100 ml जल है, यहाँ भी 100 ml जल, यहाँ भी 100 ml जल, लेकिन यहाँ कितना घुला हुआ है शक्कर, 5 ग्राम घुली है। तो इसको बोलेंगे तनु विलयन, क्योंकि जिस विलायक में या जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में अत्यंत कम होती है उसको बोलते हैं तनु विलयन। और जिस विलयन में विलायक के सापेक्ष जो विलेय की मात्रा होती है वो अधिक होती है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। तो तनु विलयन कैसा होता है, अत्यंत तनु होता है, इसमें विलेय की मात्रा अत्यंत बहुत कम होती है, मतलब बहुत विलायक की तुलना में। इस प्रकार सांद्र विलयन क्या होता है, इसमें विलेय की मात्रा अधिक होती है, इसको सांद्र विलयन बोलेंगे। संतृप्त विलयन देखिए आप, संतृप्त विलयन क्या होता है, मान लिया जाए एक उदाहरण अपन समझ लें, छोटा सा सिंपल सा, आप समझ में आ जाएगा। जैसे आप स्कूल आते हैं और स्कूल 2-4 घंटे पढ़ते हैं, 5 बजे तक आप पढ़ते हैं और फिर घर जाते हैं, तो आपको क्या लगती है, भूख लगती है। अब भूख लगने के बाद में आपको काय की इच्छा होती है खाने की, हम कुछ खाना खा लें। घर जाएंगे, पापा मम्मी खाना बनाएगी और आपको 4 रोटी की 5 रोटी की भूख है और 5 रोटी आपको मिल जाती है, तो आपकी भूख संतुष्ट हो जाएगी, आपकी आत्मा संतुष्ट हो जाएगी, आपका पेट पूरा भर जाएगा और आप बोलेंगे नहीं बस बहुत पर्याप्त हो गया, मेरी भूख पूर्ण हो गई है, भूख नहीं लग रही है मेरे को। तो उसको बोलेंगे आपका पेट कैसा हो गया, संतृप्त हो गया, उसमें जो आपकी जितनी भूख थी उतने खाना आपको मिल गया है, तो उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ, किसी विलयन में यदि विलायक या विलेय की मात्रा पर्याप्त मात्रा में है, एक निश्चित मात्रा में है, कि उसमें और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके, तो हम उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। ऐसा नहीं कि नहीं घोलेंगे, ऐसा नहीं कि हमने 5 रोटी खाई तो 5 रोटी हम 6 रोटी नहीं खा सकते, खा सकते हैं। तो लेकिन इसमें क्या, घोलने के बाद में क्या होता है, देखिए मान लिया जाए ये 1 लीटर जल है, मतलब 1 लीटर विलायक बोल दें अपन, एक ये विलायक है और एक निश्चित तापक्रम पर हमने इसमें कुछ विलेय डाल दिया, और विलेय इतना डालेंगे कि ये पर्याप्त मात्रा में घुल जाएगा। इसमें और अधिक मात्रा में एक निश्चित तापक्रम पर नहीं घोल सकते हैं, और यदि हम इसमें डालेंगे तो वो क्या होगा, एक जगह अलग से जमने लग जाएगा, पतक होने लगेगा वो, तो डालने का कोई औचित्य नहीं है इसके अंदर। तो इसमें हम एक निश्चित तापक्रम पर यदि हम उसमें और विलेय नहीं डाल सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में उसमें घुलनशील, पर्याप्त मात्रा में वितरण है, समांगी विलयन बन गया है, तो हम उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन, मतलब संतृप्त हो गया, वो सैचुरेट हो गया है। तो सैचुरेट हो गया आपका,
अब अनसेचुरेट क्या है कि यदि आपको मान लिया जाए 5 रोटी की भूख है ना, आपको 2 रोटी मिली, तो आपको कितने रोटी की भूख रहेगी? 3 रोटी की। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या रहेगा कि अपने मान लिया जाए इसमें 10 ग्राम में संतृप्त विलयन बन रहा था, और इसमें आपने 2 ग्राम डाली, तो ये असंतृप्त विलयन कहलाएगा। मतलब इसमें विलय की मात्रा और घोल सकते हैं, उसको बोलते हैं ऐसा विलयन जिसमें हम विलय की मात्रा एक निश्चित तापक्रम पर और घोल सकते हैं और उसको संतृप्त बना सकते हैं, उसको बोलते हैं हम असंतृप्त विलयन। इसी प्रकार के अति संतृप्त विलयन है कि जब किसी विलयन में विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो तो हम उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। कहने करते हैं कि यह संतृप्त विलयन जो है उससे यदि कम रहेगी तो ये असंतृप्त विलयन, उससे यदि अधिक रहेगी तो ये अति संतृप्त विलयन कहलाएगा। इस प्रकार से आपका ये वर्गीकरण हो गया है विलयन का, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 2 प्रकार से इसका वर्गीकरण करते हैं। एक होता है फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, दूसरा होता है द्रवीय विलयन, तीसरा होता है ठोसी विलयन। आपको बताया था कि द्रवीय विलयन भी 3 प्रकार के होंगे, गैसीय विलयन भी 3 प्रकार के होंगे और ठोस विलयन भी 3 प्रकार के होंगे। पहला गैसीय विलयन कितने प्रकार का होता है? विलय गैस 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 और विलय द्रव गैस द्रव ठोस, 3 प्रकार के। फिर इसी प्रकार द्रव्य विलयन में विलय क्या रहेगा? द्रव द्रव द्रव, और फिर क्या रहेगा? विलय गैस द्रव ठोस, वो 3 प्रकार के। टोटल कितना हो गए? 6 प्रकार के। इसी प्रकार से क्या रहेगा? ठोस विलयन, विलय क्या रहेगा उसमें? ठोस ठोस ठोस, और विलय क्या रहेगा? गैस द्रव ठोस। इस प्रकार से टोटल कितने प्रकार के होंगे फिजिकल स्टेट के आधार पर? 9 प्रकार के, 9 प्रकार के होंगे। इसी प्रकार से सांद्रता के आधार पर वर्गीकरण करेंगे कि उसमें पदार्थ कितना घुला हुआ है, संतुष्ट है कि नहीं विलयन, असंतुष्ट है विलयन कि अति संतुष्ट विलयन। इस आधार पर यह सांद्र विलयन है कि तनु विलयन है, बहुत कम मात्रा में घुला के बहुत ज्यादा मात्रा में घुला है, तो हम उसको यहाँ से वर्गीकृत करेंगे सांद्रता के आधार पर कि किसी भी विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा कितनी घुली हुई है, उसकी मात्रा कितनी है, उसके आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं। तो उसके आधार पर हम तनु विलयन, जिसमें विलयन की मात्रा विलयन में विलय की मात्रा अत्यंत कम होती है, उसको हम तनु विलयन बोलते हैं। सांद्र विलयन जिसमें विलयन की ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत अधिक होती है, उसको हम सांद्र विलयन बोलेंगे। संतृप्त विलयन एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित तापक्रम पर उसमें पर्याप्त मात्रा में विलय घुला होता है, उसमें हम घोलने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। घोल सकते हैं, कोई विलयन जो थोड़ी बोलेगा कि मेरे अंदर मत घोलो, घोल सकते हैं उसके अंदर, लेकिन घोलने की आवश्यकता नहीं होती, वो संतृप्त है, पूरा सब जगह वितरण हो गया बराबर मात्रा में, समांगी विलयन बन गया, इसलिए उसमें घोलने की आवश्यकता नहीं होती, उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। इसी प्रकार से यदि संतृप्त विलयन से कम मात्रा है किसी विलयन में, किसी विलायक की, सॉरी किसी विलयन में विलय की, तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। हम उसमें और विलय घोल सकते हैं। इसी प्रकार अति संतृप्त क्या है कि संतृप्त विलयन से और अधिक मात्रा घोल देंगे तो वो कैसा हो जाएगा? असंतृप्त विलयन, सॉरी अति संतृप्त विलयन हो जाता है। तो आज हम आपको ये इतना ध्यान रखना है, इसको रिवीजन करेंगे वापस, हम थोड़ा ध्यान रखना है इसका। अब आपको बताया गया था कि वाष्प, ये विलयन की में से जो 3 प्रकार के थे, पहला प्रकार कौन सा था विलयन का? गैसीय विलयन। एक बताया था आपका विलयन के प्रकार में, दूसरा क्या था? द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन। एक था ठोसी विलयन, ठोसीय विलयन। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो कौन सा है? द्रवीय विलयन। द्रवीय विलयन के बारे में हम अध्ययन करेंगे, तो हम नेक्स्ट डे में अध्ययन करेंगे इसका। अब इतना तो ध्यान रखना कि ये किस तरह से होता है। तो द्रवीय विलयन का थोड़ा सा सारांश पढ़ लीजिए, यहाँ पे क्या होता है द्रवीय विलयन का। द्रव्य विलयन का सारांश क्या होता है? द्रव्य विलयन मतलब क्या है? इसमें भी 2 घटक होते हैं, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। विलायक इसमें किस रूप में रहेगा? द्रव्य रूप में रहेगा, और विलय इसमें किस रूप में रहेगा? द्रव रूप में भी रहेगा, गैस रूप में भी रहेगा और ठोस रूप में रहेगा। गैस रूप में, द्रव रूप में और ठोस रूप में भी रहेगा। अब ये देखो यहाँ पे द्रव का गैस में, द्रव का द्रव में और द्रव का द्रव में ठोस का, ये विलयन 3 कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। इनका हमें अध्ययन करना है। यदि हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे कि विलयन, द्रव में विलयन है, द्रव विलयन है, तो उसका पहला घटक कौन सा? विलय हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? विलय हो गया। तो अब इसको हम देखेंगे तीनों प्रकार इसके।
देखो यहां पर विलयन की भौतिक अवस्था, यहां क्या आएगा आपका विलायक, और यहां क्या आएगा विलय, और यहां क्या आ जाएगा आपका उदाहरण। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना अपनों को। देखिए विलयन की भौतिक अवस्था में पहला क्या आएगा आपका विलय का, आपने कौन सा लिया है द्रव, द्रव और द्रव। यहां पे विलय कौन सा है गैस, गैस और सॉरी द्रव और ठोस। तो विलायक द्रव है तो पूरी विलयन की भौतिक अवस्था क्या रहेगी द्रवीय अवस्था। अब यहां द्रव का गैस में विलयन है, द्रव का गैस में विलयन मतलब द्रव के अंदर क्या घोल रहे हैं हम गैस घोल रहे हैं। आपको बताया था कि जो राउल्ट का नियम यहाँ लागू होगा इसके ऊपर, तो राउल्ट का नियम इसमें पढ़ेंगे हम। फिर द्रव का द्रव में विलयन, फिर यहाँ पे वाष्प दाब भी पढ़ेंगे, वाष्प दाब में फिर द्रव में ठोस का विलयन, यहाँ पे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनंबन भी हम पढ़ेंगे। ये इसी के आधार पर हम वर्गीकरण इसका करेंगे और इसका अध्ययन भी हम करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे गैस का, गैस में वर्गीकरण, गैस में गैस का विलयन सॉरी।